हमारे समाज में एक ऐसी चिंताजनक विषय है जिस पर अगर हम ध्यान न दें तो स्थिति गंभीर हो सकती है। आमतौर पे इसको हम लोग गंभीरता से इसलिए नहीं लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है ये तो जुग जुग से चलता आया है। वो दिखता है एक सामाजिक समस्या, लेकिन उसकी जड़ मनोवैज्ञानिक समस्या है। जी हाँ, मैं आज बात करूँगी सास और बहू के मध्य होने वाले संघर्ष को, जिसे एक गंभीर स्थिति आने के बाद न सिर्फ हम सामाजिक समस्या कह सकते हैं, एक गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या, और उस पर सही समय पर नियंत्रण न किया जाए तो संभव है कि वो धीरे धीरे गंभीर मानसिक समस्या के रूप में सामने नजर आए। एक अध्ययन 4350 वैसी महिलाओं पर किया गया जो संयुक्त परिवार में रह रही थी अपनी बहुओं के साथ और निरंतर प्रयास कर रही थी उनके साथ बढ़ते तनावमय संबंध के समाधान का। और चिंताजनक विषय ये है कि उसमें 68% उत्तरदाताओं ने बताया कि उनका अपनी बहुओं के साथ हल्के से लेकर गंभीर रूप से तनावग्रस्त संबंध है। यहाँ तक कुछ परसेंट तो ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें कानूनन हेल्प की ज़रूरत है। स्थितियाँ रिश्ते ख़त्म करने, वृद्धाश्रम में जाने जैसी कठिन निर्णय लेने की स्थिति में आ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मदर इन लॉ सिंड्रोम की, क्योंकि आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें तो ये पता ही नहीं है कि मदर इन लॉ सिंड्रोम होता क्या है। क्योंकि शुरू से ही, पुराने ज़माने से ही सास बहू के रिश्ते इस प्रकार के हैं कि इसको लोग एक आम समस्या समझते हैं। जितने भी लोग गीत होंगे, सास ननद मेरी जन्म की बैरन टाइप के लाइन होते हैं जो यह स्पष्ट संकेत करते हैं कि सास बहू में बहुत मधुर संबंध तो नहीं है। स्थिति गंभीर तब कही जाती है जब उन दोनों के अस्तित्व पे आन पड़ता है। और सबसे बुरी स्थिति तो सैंडविच की तरह बने हुए उस लड़के की होती है जो किसी का बेटा और किसी का पति है, क्योंकि वो दोनों तरफ से पिसता है। तो क्या है ये मदर इन लॉ सिंड्रोम? क्या इसका समाधान संभव है? इसके रोकथाम के लिए किया क्या जा सकता है? इन सब विषयों में हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इन सारी समस्याओं को न सिर्फ जानना चाहते हैं बल्कि इसका समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के सामान्य से दिखने वाली विशेष समस्याओं के संदर्भ में, उसके समाधान के संदर्भ में आपको जानकारी मिल सके। मदर इन लॉ सिंड्रोम एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग विवाहित व्यक्ति और उसके जीवन साथी की मां के बीच तनाव में संबंध और जटिल संबंधों के वर्णन से होता है। वैसे भारत में इसे सिंड्रोम, जैसा कि मैंने अभी बताया था, माना भी नहीं जाता है, क्योंकि बचपन से ही सास को एक नेगेटिव फिगर के रूप में लोग लेने लगते हैं। और सच पूछिए तो समस्या का बीजारोपण वहीं हो जाता है। छोटे छोटे बच्चियों को पहले धमकाया जाता था, ऐसे करोगी सास जाओ, अभी तो कुछ नहीं, ससुराल में जाओगी तो सास। तो वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची के दिमाग में सास के लिए जो एक फिगर तैयार होता था मानसिक पटल पर, वो बिल्कुल ही निगेटिव होता था। यानी वो एक ऐसी महिला, एक ऐसी आकृति जो उसे हर प्रकार से दंडित कर सकती है, हर प्रकार से प्रताड़ित कर सकती है। तो न चाहते हुए शुरू से सास के लिए बहुत पॉजिटिव इमेज बहुत कम बना, तो कह सकते हैं कि फॉल्टी पेरेंटिंग इसके लिए दोषी है काफ़ी हद तक। लेकिन ये समस्याएं पहले उतनी नहीं थी जितनी अब हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं
कि कुछ लोगों ने की तो तलाक की स्थिति है, केस मुकदमे चल रहे हैं। मेरे रिसर्च का विषय वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के मेंटल हेल्थ और वेलबींग पर था, तो वहाँ भी मैंने अपने स्टडी में देखा कि ज़्यादातर जो महिलाएं थी बहुओं से प्रताड़ित होकर आ गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बहुएं दोषी हैं, लेकिन आज का जो मेरा समस्या जिस पे मैं चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि सास और बहू, जो बहू है वही आगे चल के सास भी होती है, तो मैं इसका मनोवैज्ञानिक पहलू पर मैं चर्चा कर रही हूँ कि एक व्यक्ति अगर नकारात्मक है तो वो सास के रूप में भी नकारात्मक होगा, बहू के रूप में भी, और जो सकारात्मक है वो दोनों ही रूप में सकारात्मक होगा। तो ये जो स्थितियां थी पहले भी थी, फर्क सिर्फ इतना था, पहले एक सामाजिक डर था लोगों को, यानी सास बहू के बीच संबंध बहुत पॉजिटिव, बहुत कम, तब भी रेयर था और आज भी रेयर है, लेकिन समाज का इंटरफेरेंस होता था। अगर बहुएं कुछ गलत कर रही हैं तो समाज वाले इतने क्वेश्चन किया करते थे, इतनी बातें किया करते थे, न सिर्फ बहू बल्कि उसके मायके वालों को, कि खुलकर वो इस तरह की हरकतें, मैं कहूँगी हरकतें, वो नहीं कर पाती थी। लेकिन आज सब लोग आत्म केंद्रित हो रहे हैं, किसी की समस्या से किसी को मतलब नहीं है, और गलत देखकर भी चुप रहने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस तरह की समस्याओं को उस पर पलवित करने में जरूर अपना योगदान देता है। और कुछ योगदान हमारे टीवी सीरियल्स को भी जाता है, जिसका केंद्र बिंदु सास बहू की समस्याएं और ऐसे निगेटिव चीजें दिखाई जाती हैं जो आपके मानस पटल में जिसकी कल्पना भी नहीं है, तो देख देख के नहीं चाहते हुए भी इंसान कुछ चीजों को ग्रहण करने लगता है। और ये तो ह्यूमन बीइंग की का नेचर है कि पॉजिटिव जितनी जल्दी वो नहीं सीखते, निगेटिव चीजें बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक सिंड्रोम की जानकारी बहुत कम लोगों को इसलिए है क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम लोग एक ही शब्द थे, उसकी बहू बहुत बदमाश है। यहाँ वो बदमाश नहीं है, वो किसी मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रस्त है। सवाल ये है कि इसका जड़ कहाँ है, क्या उसकी पेरेंटिंग में इसका जड़ है या उसे कोई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है। क्योंकि एक बहुत ही गंभीर पर्सनैलिटी प्रॉब्लम जिसको नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, उससे ग्रस्त जो व्यक्ति होता है वो अपने आप से प्यार करता है, बहुत ही डोमिनेटिंग होता है, और वो किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसी लड़की अगर जो वो नार्सिसिस्ट है, शादी होके ससुराल आती है तो घर में तो जब से वो पली बढ़ी उसके मूड के अकॉर्डिंग उसके पेरेंट्स बिहेवियर किए, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है उसे पता नहीं है, उसने जो चाहा कर लिया, जिस पे चाहा कंट्रोल कर लिया। अब वो नई जगह पे आई है, वो माहौल उसे नहीं मिल पा रहा है, वो किसी पे डोमिनेट नहीं कर पा रही है, बल्कि कभी कभी किसी की आज्ञा का पालन करने की स्थिति आ रही है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। ऐसे कंडीशन में समस्याएं की शुरुआत होती है और ये डेवलप करने लगता है। तो ये तो एक अलग विषय है कि अगर वो नार्सिसिस्ट है तो वो चाहे सास के रूप में हो या बहू के रूप में हो, प्रॉब्लमेटिक होगा ही। और स्थिति सबसे नारकीय तब हो जाएगी अगर सास और बहू दोनों ही नार्सिसिस्ट हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और ऑलवेज वो अपने को ऑलराइट और सामने वाले को ही दोषी समझते हैं। लेकिन अगर फल्टी पेरेंटिंग में दोष है तो शायद काउंसलिंग के द्वारा समझाकर उनको उनकी गलतियों का एहसास कराकर, उनको रिश्तों की नजाकत को समझाकर, सास और बहू दोनों को, बहू को अधिक ज़रूरत होती है क्योंकि सास जिस घर में शुरू से रह गई उसके अपने नियम हैं, उसकी अपनी सीमाएं हैं, क्या करना है क्या नहीं करना तो वो बन गया है उसमें, वो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी है। और वहाँ एक नया मेंबर आ रहा है, उस नए मेंबर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज तो नहीं हो सकती हैं, और बच्चियाँ ये बात नहीं समझ पाती हैं, उन्हें लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। बुद्धिमान सास होती है तो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन अगर उसके रहन सहन, उसके दिनचर्या को भी बहू कंट्रोल करने लगेगी जिसकी उसे आदत नहीं है, तो स्थिति तो मुश्किल हो ही जाएगी। तो कुछ समस्याओं आखिर पहचाना कैसे जाए, तो यहाँ आज जो मेरी चर्चा का विषय मदर इन लॉ सिंड्रोम है, यानी बहू का जो सास के प्रति नकारात्मक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, जिसके कारण एक गंभीर समस्या बढ़ती जा रही है निरंतर और हमारे सामाजिक ढांचा को बिल्कुल कोलैप्स कर रही है, उस पर चर्चा करने की बात है। हर जगह मैं देख रही हूँ कुछ
ऐसे भी केसेस हैं जहां एक इकलौता लड़का है और चूंकि उसकी वाइफ को समस्या है, वो इस प्रकार अपने हस्बैंड को विवश कर देती है कि उसको वृद्धावस्था में उसे अपने माता पिता को छोड़ देना होता है। माता पिता अकेले रहते हैं, जिस समय उसे ज़रूरत होती है अपने बच्चों की, अपने परिवार की। गृह कलह से बचने के लिए कई बार सास ससुर भी इस डिसीजन में अपने बच्चे का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि साथ रहना बहुत ही नारकीय हो जाता है। पलायन कर जाना, समस्या से भाग जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहादुरी इसमें है कि साथ रहते हुए समस्याओं के विषय में चर्चा करना, और समस्याएं इसलिए बढ़ती हैं कि खुलकर इस विषय में चर्चा नहीं होती है। जैसे कि अगर शुरुआत में ही समस्याएं हो रही हैं तो खुल के जो भी प्रॉब्लम आपका आपकी बहू के साथ है, खुल के डिस्कशन करना चाहिए। हर केस में इसका फायदा नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों के सामने अगर खुल के आप बातें करती है तो बातें तनाव और झगड़ा में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन इस डर से खुलकर बात नहीं करना भी समझदारी नहीं है। शायद आपकी बात समझ में आए, शायद आपको उसकी समस्या समझ में आए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए खुलकर डिस्कशन बहुत जरूरी है। सिंपैथेटिक होना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि नए माहौल में अगर आई है तो शायद उसे कुछ एडजस्टमेंट करने में समस्या हो रही है, उसको समझाएं, लेकिन थोड़ा सिंपैथेटिक होते हुए, उसके प्रॉब्लम्स को समझते हुए। एग्रेसिव होकर या बिल्कुल ही ठंडे होकर समाधान नहीं करना चाहिए। उस समय ये सोचिए कि आपकी बच्ची है और कहीं गई है, उसको दिक्कत हो रहा है, तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। कई बार खुलकर बातचीत करने से भी समस्या का समाधान हो जाता है। और जब स्थिति गंभीर है तो उसके लिए तो हम सब हैं ही, काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग के लिए, थेरेपी के लिए। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वैसा सिचुएशन ही क्यों आए जो आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो, आपको कानूनी सलाह की ज़रूरत हो, तो शुरुआत में, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है जो इतनी गंभीर समस्या है जिसका समाधान ना हो सके। प्रायः शुरुआत में अगर हम ध्यान दें, रोकथाम करें, तो ये समस्या नहीं होगी। और समस्या का बीजारोपण ही तब नहीं होगा जब लड़कियों की माताएं पेरेंटिंग के समय ही अपनी बच्चियों के दिमाग में विवाह के प्रति, ससुराल के प्रति नेगेटिव इमेज कभी न दें। जो चीज़ें निगेटिव आपके साथ हुई है, आपकी बिटिया के साथ हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ससुराल या सास हमेशा बुरी नहीं होती है। जो बुरी होती है वो सास के रूप में भी बुरी होती है, बहू के रूप में भी बुरी होती है। तो ये निगेटिव इमेज अगर बच्चियों के मानस पटल पर शुरू से नहीं बनेगा तो वो ज़्यादा सहजता से शादी के बाद अपने ससुराल, अपने परिवार को वो एक्सेप्ट कर पाएंगी। कैसे आप पहचानेंगे कि मदर इन लॉ सिंड्रोम की स्थिति आ गई है? तो आप देखेंगे कि जो बहू के विषय में कर रही हूँ, वो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं कर रही है। आपने अपने नियम के कुछ लिमिटेशन, अपने घर के कुछ नियम और लिमिटेशंस बनाए होंगे, उसका वो सम्मान नहीं कर रही है। वह आपके प्रति हमेशा आलोचनात्मक है। वह आप पर वह करने के लिए दबाव डाल रही है जो आप नहीं करना चाहती हैं। वह हमेशा ध्यान का केंद्र बनना चाह रही है। इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो ये स्थिति आगे चलकर गंभीर हो सकती है। तो शुरू में ही खुल के बात करना चाहिए और एक फ्रेंडली माहौल में समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब चीज़ें तब कारगर होंगी अगर बहू नार्सिसिस्ट नहीं है। अगर नार्सिसिस्ट बहू या सास है तब तो स्थिति गंभीर है। इसलिए मेरा जो अगला वीडियो होगा वो मैं नार्सिसिस्ट बहुओं के साथ किस तरह बिहेव करना, उसका समाधान क्या करना है, वो मैं बताऊंगी। लेकिन आज सामान्य तौर पे जो समस्याएं हैं जो मदर इन लॉ सिंड्रोम से रिलेटेड है उस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। कारण पे देखा जाए मुझे ऐसा महसूस होता है कि एट प्रेजेंट, क्योंकि ये समस्याएं शुरू से थी, सास जो होती थी बहू की शिकायतें करती थी। जब अभी भी आप गांव वगैरह में जाएंगे तो दोपहर के समय में बुजुर्ग महिलाएं जब एक साथ बैठेंगी, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द परसेंटेज होता है फीमेल्स का, जब वो बैठेंगी उनका कॉमन टॉपिक होता है अपनी बहुओं की शिकायत। और बहुओं जब आपस में बहुएं मिलती हैं तो उनका कॉमन टॉपिक होता है सास की शिकायत। अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये जो स्थिति, इससे बेटर ये है कि मन में जो भी आक्रोश होता है, जो भी भाव होते हैं, ये शिकवा शिकायत करके वो निकल जाता है। तो जब वो घर में होती हैं तो वो किसी तरीके से एक दूसरे को टॉलरेट कर लेती हैं। पहले भी यही होता था, चाहे वो लोकगीत के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति हो जाती थी। लेकिन एक सामाजिक डर कि सास की सेवा नहीं करेंगी तो उसके माँ बाप की बदनामी होगी, बेटी को क्या सिखाया है आदि। तो
अपने बिहेवियर को काफ़ी हद तक वो कंट्रोल करती थी। उस ज़माने में भी कुछ ऐसी थीं जो आज की तरह प्रताड़ित करती थीं, लेकिन एकदम रेयर केसेस में होता था, जो आजकल मोस्ट कॉमन है। आजकल हेल्दी रिलेशन सास बहू का बहुत ही अनकॉमन सा हो गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हो रहा है कि बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन हो रहा है। जो दूर हैं तो बहुत बढ़िया है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ, चाहे बहू सास के साथ या सास बहू के साथ समय बिताने आ रही है, तो 2-4 दिन में ही स्थिति अच्छी नहीं रहती है, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है। तो एक बड़ा कारण इसका है, आज की लड़कियां वित्तीय रूप से, इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। एक तो बहुत मैच्योर एज में वो आती हैं शादी के बाद, तो उनके पर्सनैलिटी का पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो उन्हें अपने आप में परिवर्तन लाना कहीं ना कहीं उनके ईगो का विषय हो जाता है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, मैं क्यों बदलूँ, जिसको एक्सेप्ट करना है तो करे। तो ये जो एक्सेप्ट करना है करे वाली बात जो है, तो ये जो ईगोइस्टिक थॉट जो हो जाते हैं, ये रिलेशन में मधुरता में कमी लाते हैं। जबकि एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये बताऊंगी, जो जितने अधिक इंटेलिजेंट होते हैं उनमें कोपिंग स्किल अच्छी होती है, यानी जैसे माहौल में जाते हैं ढल जाते हैं। तो अगर आप कहीं जाके एडजस्ट नहीं कर रहे हो कि मैं क्यों बदलूंगी, तो ये आपकी मानसिक क्षमता में कमी है। आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतने अच्छे पोस्ट पे हो, इतनी अच्छी सैलरी है, और एक आप अपने स्टाफ, इतने सारे लोगों को आप डील कर रहे हो, और अपने परिवार फैमिली मेंबर्स में आप डील करने में अपने आप को सरेंडर कर दे रहे हो, ये कैसी योग्यता है। तो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में शुरू से होता है कि मैं ऐसी हूँ, मैं क्यों बदलूंगी, बदलना है तो सामने वाला बंदा बदले। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के माध्यम से नारी सशक्तिकरण तो हो रहा है, लेकिन परिवार का विखंडन भी हो रहा है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया है कि शुरू से पेरेंट्स, आजकल के जो पेरेंट्स हैं, बच्चों से ज़्यादा मैं पेरेंटिंग में दोष दूंगी। ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ, बेटियों को पढ़ाती हूँ, बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे, मैंने बहुत अच्छा उसका पर्सनैलिटी ग्रो है। कभी भी वो ये नहीं करती हैं वो मेरी बेटी तो बहुत अच्छा कमा रही है, या फिर उसको कभी ये नहीं बताती कि तुम जिस नए जगह में जाओगी तो तुमको वहाँ एडजस्ट भी करना होगा। उनके दिमाग वो हमेशा, तुम तो इतना अच्छा सैलरी लेती हो, तुम क्यों बदलोगी, तुम्हारे में क्या कमी है जिसको बदलना है, सामने वाला बदले। तो माँ की जो भूमिका होती है वो बहुत ही बदल गई है। ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। शादी के पहले से ही ये मेंटल सेटअप होता है, तैयारियां भी होती हैं न्यूक्लियर फैमिली के लिए, कि तुमको बस हस्बैंड के साथ रहना है, कितने दिन तुमको परिवार के साथ रहना है। तो शुरू से जब आप ही दिमाग में ऐसी चीजें डाल देंगी, तो बच्चे यहाँ कहाँ से दोषी हैं। तो बच्चों में जो पहले की माताएं ऐसा नहीं करती थी, तो कहीं ना कहीं जो बीजारोपण हो रहा है पौधों का, तो वहीं पे कमी है। तो वो सारी चीजें हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ससुराल वालों के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, वो बहुत देहाती बातें हैं, पिछड़ी हुई बातें। हमारी बेटियां कोई हम लोग की तरह हैं कि अपने सास ससुर अपने परिवार को लेके चलेंगी, वो तो बहुत योग्य हैं, वो तो बहुत पढ़ लिख ली हैं, जो मैं झेली हूँ वो क्यों झेलेंगी। आप ये भूल जाती हैं, आपने झेला नहीं है। आपकी वो मेंटल कैपेसिटी थी कि आपने सब पूरे परिवार को लेकर समन्वय बनाया था, ये आपकी क्षमता थी। आखिर आप ही की बिटिया मल्टीनेशनल कंपनी में इतने सारे लोगों को लेकर चल रही है, सारी चीजें कर ही तो रही है। तो एक परिवार, जिस लड़के से वो इतना सुख कर रही है, जो उसका हस्बैंड है, उसकी फैमिली ने जो उसको इस लायक बनाया कि आज आप सारे सुख सुविधाओं को झेल रही हैं, क्या उसके माता पिता के प्रति आपका कोई फर्ज नहीं है? जो चीज़ें आप अपने सास ससुर के साथ कर रही हैं, आपके घर में आपके माता पिता के साथ उनकी बहुएं करेंगी, तो आप ही सबसे पहले आलोचना करेंगी। क्या मॉरल राइट बनता है आपको? तो इस तरीके से ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि आपके जो होने वाली दुल्हन है, उसको ना सिर्फ अपने हैप्पी लाइफ के लिए हस्बैंड, मकान, बच्चे, उसकी पढ़ाई ही सोचनी है। वो जिस परिवार, जिस बैकग्राउंड से आए, जिस लोगों के साथ आए, जिसके साथ अब तक उसकी ज़िंदगी बीती, वो भी उसका फर्ज है, और उसके पति के साथ उसे उस फर्ज को जरूर निभाना चाहिए। और ये कमजोरी नहीं है, ये नारी सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये चीज़ें जो है, कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है वो ऐसी हो गई, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की संख्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि इतना टॉक्सिक रिलेशन हो गया है कि साथ रहना ही उनके लिए कष्टदायक हो जाता है। लेकिन
कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है जो अपने परिवार को छोड़कर वहाँ बहुत खुश है, खुश होने की वो एक्टिंग कर रहा है। उसे आज भी ये वही बुजुर्ग है जो जमाने से आ रहा है, पुराने ज़माने से, और अपने पोते पोतियों नाती नतनियों के साथ रहकर उसे ज़्यादा मज़ा आता था। वही मानसिकता आज के भी बुजुर्ग की है। कुछ परसेंट को हम कॉमन नहीं कर सकते, कुछ परसेंट बुजुर्ग में भी कमी होती है कि वो कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जिस तरीके से जिए हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। बहुत केस में ऐसा हुआ है कि नहीं कि हमेशा बहुएं ही दोषी हैं या परिवार वाले ही दोषी हैं। उनके घर में उनके बच्चे आ जाते हैं तो 1-2 दिन में ही वो उन्हें समस्याएं होने लगती हैं, उनकी प्राइवेसी भंग होने लगती है, या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जिस तरह जिस जीवन शैली में जी रही हूँ या जी रहा हूँ उसमें परेशानी आ रही है। तो वैसे लोग अकेले रहते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज कम है, इसको हम कॉमन नहीं मान सकते हैं। आम मानसिक जो कंडीशन होती है बुजुर्गों की, वो अपने परिवार को खोजते हैं। और जब इन सारी चीज़ों, इन सारे पहलुओं पर हम ध्यान नहीं देंगे तो मदर इन लॉ सिंड्रोम जो एक सामाजिक समस्या दिख रहा है और वो मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो बढ़ता जाएगा। और आने वाले कल फिर स्थितियां ऐसी हो जाएगी, हम इतने इंडिविजुअल हो जाएंगे कि पति और बच्चे वो भी एक बंधन लगने लगेंगे और हम बिल्कुल अकेले रहेंगे। और उसकी शुरुआत हो गई है। लिविंग रिलेशन वगैरह क्या है? इंसान जिम्मेवारियों से भाग रहा है और हमारे भारतीय परिवेश के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मदर इन लॉ सिंड्रोम बहुत ही गंभीर स्थिति है हमारे भारतीय समाज के लिए, जो बहुत तीव्र गति से बढ़ता आ रहा है। बहुत गर्व की बात नहीं है कि आप अपने परिवार में एडजस्ट नहीं कर रहे हो, ये आपके अंदर की एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। तो आप बहुत अधिक डोमिनेटिंग हो, ठीक है, डोमिनेट सही जगह पे करिए, जिस पोस्ट पे हो आप हो, जहाँ आपके डोमिनेशन की ज़रूरत है। जैसे माँ, एक प्यार भरी माँ अपने बच्चे की परवरिश में, अपने बच्चे के डेवलपमेंट में जितना योगदान देती है, एकदम कड़क महिला, उसे लगता है कि वो अपने बच्चे को बहुत डिसिप्लिन में ला रही है। बच्चे डरकर शायद बहुत कर भी लें, लेकिन उनके अंदर जो एक असुरक्षा की भावना, विद्रोह की भावना जन्म लेती है, वो आगे चलकर कहीं ना कहीं समस्या को ही जन्म देती है। तो नारी शब्द ही बहुत कोमल, बहुत ही भावुक, अंदर से मजबूत और कोमल, दोनों का बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। तो चाहे आप बहू हो या सास हो या बिटिया हो, आपको अपने नारी सुलभ गुणों को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। और नारी सुलभ गुण हमारी शक्ति है, हम कमज़ोर नहीं हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो हमको अपनी वो मानवीय गुण जिसे ईश्वर ने हमें दिया है उसको छोड़कर इस तरह के ज़बरदस्ती के डाले हुए डोमिनेटिंग नेचर को लेकर अपने परिवार को नष्ट कर देना, अपने परिवार को टॉक्सिक बना देना कहीं की समझदारी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में ऐसी समस्याएं हैं, आप सास हैं या बहू हैं और इस तरह की समस्याओं को झेल रही हैं, तो समस्याओं का समाधान संभव है। अपने वे ऑफ थिंकिंग को बदलिए, अपने व्यवहार पर विश्लेषण कीजिए, जहाँ कमी महसूस हो सुधार करने की कोशिश कीजिए, जहाँ सामने वाले में कमी हो खुलकर बात कीजिए, और लड़ाई की तरह नहीं, समस्या की तरह, विमर्श की तरह, और समाधान मिल जाएगा। आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, मैं बहुत जल्दी फिर मिलूंगी इसी तरह की समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।